तुम एक शख्स को ढूंढ नहीं पा रहे। आखिर कब मिल पाऊंगा मैं अपने पोते से? पता नहीं वो जिंदा भी है। एक बूढ़े आदमी ने दूसरे आदमी से गुस्से और परेशानी भरी आवाज में पूछा। सर, हमने बहुत कोशिश की, हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं लगा युवराज का। मैंने हर जगह अपने लोग लगाए हुए हैं। तो फिर कहाँ है मेरा पोता? ये बात अपने राइट हैंड विक्टर को कहते हुए अरबपति राजेंद्र जिंदल की आंखों में अपने पोते के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी, जो सालों पहले उनसे अलग हो गया था। वहीं दिल्ली के रॉयल बैंक्वेट में मौजूद लोगों को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये कहते हुए सिया ने युवराज का हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी सिया की दादी रत्ना देवी वहां पहुंच गई। युवराज, तो तुम यहां भी आ गए? जहां तक मुझे याद है मैंने तुम्हें इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया था। ये अमीरों की पार्टी है। दिल्ली के बड़े बड़े बिजनेसमैन और एलीट लोग यहां आए हैं। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें यहां देखें। रत्ना देवी ये कहते हुए गुस्से से अपनी पोती सिया को देखे जा रही थी। दादी, युवराज की मम्मी का ऑपरेशन है, हमें थोड़े पैसों की जरूरत है। और अगर इससे पहले कि सिया अपनी बात खत्म करती, रत्ना देवी ने कड़क आवाज में जवाब दिया, आर यू आउट ऑफ योर माइंड सिया? इस बेवकूफ के प्यार में इतना भी मत गिर जाओ कि हम तुम्हें बचा ना पाए। दादी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। मेरे पास 4 लाख की सेविंग्स है, बस 1 लाख ही कम पड़ रहे हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं। युवराज की बात खत्म होने से पहले ही रत्ना देवी ने कहा, सेविंग्स? 4 लाख को तुम सेविंग्स कहते हो? मेरा ये बैग 5 लाख का है। और करते क्या हो तुम? ओह हाँ, एक छोटे से होटल में बावर्ची की नौकरी। इस पार्टी में जो वेटर्स आए हैं, आई थिंक वो भी तुमसे ज्यादा कमाते होंगे। रत्ना देवी ने युवराज को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ये सारी बातें सुनकर सिया ने कहा, दादी प्लीज आप। सिया, तमाशा मत करो। आज मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है और मुझे आज कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए, स्पेशली इस आदमी की वजह से। ये मर क्यों नहीं जाता? टंटा ही खत्म हो। ये कहते हुए रत्ना देवी का मुंह गुस्से में लाल हो चुका था। ये शब्द सुनकर सिया कुछ कह नहीं पाई। गुस्सा युवराज को भी आ रहा था, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब सिया के घर वाले उस पर तानों के तीर चुभो रहे थे। वो सिया के घर पर हर किसी से इस तरह के ताने सुनता रहता था, लेकिन आज इन तानों से बढ़कर उसके दिमाग में एक बात चल रही थी, उसकी मां। युवराज ने दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों से प्यार किया था। एक उसकी पत्नी सिया, जो हर हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन दिल्ली के रॉयल बैंकेट में मौजूद लोगों को शायद कुछ और ही मंजूर था। दिल्ली के सारे बड़े बड़े लोग उस बैंकेट हॉल में मौजूद थे, क्योंकि आज रत्ना देवी का 70वां जन्मदिन था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वहां मौजूद हर शख्स इंसान से ज्यादा पैसों को अहमियत देता था। ये तो शायद एक तरह का जादू था जो सिया और युवराज आज तक एक साथ थे। सिया दिल्ली के मेहरा परिवार में पली बड़ी थी, लेकिन कॉलेज में आते ही उसे युवराज से प्यार हो गया। युवराज कभी उस हाई सोसाइटी में फिट नहीं हुआ, लेकिन सिया आज तक अपने प्यार को बचाने के लिए लड़ रही थी। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इससे पहले कि मैं गार्ड्स बुलाऊं, यहाँ से निकल जाऊं। रत्ना देवी ये कहते हुए तिरछी नजरों से आसपास देखने लगी। दादी, समझने की कोशिश। युवराज कुछ कहने ही वाला था कि तभी रत्ना देवी ने उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि पार्टी में मौजूद सभी लोग इकट्ठा हो गए और एक के बाद एक सवाल पूछने लगे। क्या हुआ रत्ना देवी जी? सब ठीक तो है? अरे ये तो आपका वो दामाद है ना? आई थिंक इसे पता नहीं है कि इस तरह की पार्टीज में कैसे कपड़े पहनते हैं। देखो तो, क्या फटी पुरानी सी शर्ट पहनकर आ गया। पार्टी में मौजूद उन सभी के ताने सुनकर युवराज का चेहरा गुस्से में लाल हो गया, लेकिन वो अब भी मजबूरी में चुप खड़ा रहा। सिया, आखिर तुम्हें कब अकल आएगी? ये आदमी 7 जनवरी ले लेगा,
तो भी हमारी बराबरी नहीं कर पाएगा। लोगों की बातें सुनकर रत्ना देवी का चेहरा भी गुस्से में लाल हो चुका था। दादी, मैं युवराज से प्यार करती हूँ और मेरे लिए ओ प्यार माँ को जिंदगी जीने के लिए प्यार सब कुछ नहीं होता। पैसा, स्टेटस, रुतबा जैसी चीजें चाहिए होती हैं। और ये रत्ना देवी गुस्से में खांसते हुए अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। अपनी दादी को खांसते हुए देखकर सिया की कजिन शनाया आगे आई और बोली, दादी प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए सिया, तो है ही ऐसी। इसे अपने परिवार से ज्यादा इस फटीचर इंसान की पड़ी है। ये कहते हुए शनाया ने अपने होने वाले पति विक्रम को इशारा कर दिया। दादी आप यहाँ आइए। सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बेवकूफ की वजह से पार्टी का मजा किरकिरा हो गया। प्लीज इग्नोर हिम एंड एंजॉय द पार्टी। विक्रम, ये कहते हुए रत्ना देवी को बैंक्वेट के दूसरे कोने में ले गया। उसकी बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग एक बार फिर एक दूसरे में बिजी हो गए। वहीं युवराज की हिम्मत टूट चुकी थी। वो शांत खड़ा था। चलो युवराज, चलते हैं यहाँ से। तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह से पैसे का अरेंजमेंट कर लूंगी। मम्मी को कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए सिया की आंखें गीली हो चुकी थी। नहीं सिया, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रुको। आज दादी का बर्थडे है। ये कहते हुए युवराज ने सिया का हाथ थाम लिया। लेकिन मुझे तुम्हारे युवराज ने सिया की बात पूरी होने से पहले ही जवाब दे दिया। सिया, मैं देख लूंगा, बस मेरा वेट कर, मैं जल्दी वापस आऊंगा। और धीमे कदमों से बाहर जाने लगा। युवराज, सिया उसे रोकने लगी, लेकिन तभी युवराज एक शख्स से टकरा गया। कहाँ जल्दी मिस्टर बावर्ची? युवराज के सामने शनाया का भाई और सिया का कजिन नील खड़ा था। मैं बाहर ही जा रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी? तुम तो पैसे मांगने आए थे ना? नील ने ये कहते हुए अपने पर्स से 10 का नोट निकालकर युवराज के मुंह पर फेंक दिया। ये लो, एक्चुअली हमारे परिवार की रीत है, कोई भिखारी भी हमारे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। ये शब्द सुनकर युवराज जमीन से 10 का नोट उठाकर उसे ध्यान से देखने लगा। थैंक यू मदद के लिए। चल अब यहाँ से निकल जा और दोबारा दिखाई मत देना। नील ने तुरंत युवराज को धक्का देकर गेट से बाहर निकाल दिया। सिया कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। उसका दिल भारी हो चुका था। वहीं युवराज भी अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। उसने एक नजर मुड़कर सिया को देखा और तुरंत वहां से निकल गया। बहुत कोशिशों के बाद भी युवराज हॉस्पिटल में देने के लिए पूरे पैसे नहीं जमा कर पाया। उसकी हिम्मत अब टूट चुकी थी। मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ, हो सकता है वो मेरी बात समझे। ये सोचते हुए युवराज भारी कदमों से हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए बढ़ गया। लेकिन तभी उसके सामने एक तेजी से आती हुई ब्लैक गाड़ी आकर रुक गई। इससे पहले कि युवराज कुछ समझ पाता, कुछ लोगों ने गाड़ी से बाहर निकलकर उसके चेहरे पर काला कपड़ा डाल दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कौन हो तुम लोग, छोड़ो। युवराज जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसी वक्त एक आदमी ने उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे युवराज बेहोश हो गया। करीब 2 घंटे तक उसे होश नहीं था और 2 घंटे बाद जब उसने आंखें खोली तो उसे सामने 4-5 बड़ी-बड़ी गाड़ियां दिखाई दी। युवराज हक्का-बक्का होकर आसपास देख ही रहा था और तभी कुछ लोग कार से बाहर आकर उसके सामने खड़े हो गए। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? युवराज ने गुस्से में कहा और उठने की कोशिश करने लगा। उनमें से एक आदमी ने कहा, जो ग्रे कलर का सूट पहने था, चुपचाप बैठ जा साले, वरना इतना मारूंगा कि कोई तेरा थोपड़ा भी नहीं पहचान पाएगा। देखो मुझे जाने दो, वरना। इससे पहले कि युवराज अपनी बात पूरी कर पाता, आदमी ने उसे धक्का देकर वापस जमीन पर गिरा दिया। मैंने कहा ना, बैठ जा। जमीन पर गिरने से युवराज के सिर में दर्द होने लगा। लेकिन तभी उसे सामने से एक जानी पहचानी परछाई आते हुए दिखाई दी। दादी, आप यहाँ? आखिर ये सब हो क्या रहा है? रत्ना देवी को सामने देखते ही युवराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब से सिया ने तुझसे शादी की, तब से हमारा परिवार लोगों के ताने झेल रहा है। लेकिन अब बस, अब और नहीं।
रत्ना देवी ने ये कहते हुए अपने बैग से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए। रत्ना देवी ने गुस्से में कहा, चल साइन कर। युवराज ने हैरानी से पूछा, क्या है ये? डाइवोर्स पेपर्स। रत्ना देवी ने जवाब दिया और जबरदस्ती युवराज का साइन लेने लगी। डाइवोर्स पेपर्स का नाम सुनते ही युवराज भौचक्का रह गया। नहीं, मैं कभी साइन नहीं करूंगा। मैं पहले से जानती थी ऐसा कुछ जरूर होगा। रत्ना देवी ने तुरंत इंक पैड निकाल लिया। हाथ पकड़ो उसके। रत्ना देवी की आवाज सुनते ही पास में खड़े हट्टे कट्टे आदमियों ने युवराज के हाथ पैर पकड़ लिए। युवराज छटपटाता रहा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हवा में युवराज की आवाज गूंज रही थी, लेकिन कोई वहां सुनने वाला नहीं था। रत्ना देवी ने मौका देखते ही युवराज के थंबप्रिंट पेपर्स पर ले लिए। वाह, आखिरकार हो ही गया। वैसे ये काम इतना भी मुश्किल नहीं था जितना मैं सोच रही थी। रत्ना देवी ने मुस्कुराते हुए वो सारे पेपर्स ग्रे सूट पहने आदमी को दे दिए। ये लो यहाँ। अब सिया और इस बावर्ची सो कॉल्ड शेफ का तलाक हो चुका है। युवराज की आवाज में गुस्सा था। दादी, ये क्या किया आपने? लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, दादी ऐसा मत कीजिए। मैं सिया से बहुत प्यार करता हूँ। पहले सिया के लायक बन जाओ, उसके बाद उससे प्यार करने की हिम्मत करना। इस दुनिया में सिर्फ पैसे की वैल्यू है। देखो इसे, ये विहान बेबी है, सिया का होने वाला पति। विहान के पास अपना प्यार साबित करने के लिए बहुत पैसा है। पूरे दिल्ली में बेदी परिवार का नाम है। ये सारी बातें सुनकर युवराज टूट सा गया। उसकी हालत देखकर विहान ने कहा, दादी बताइए, अब इसका क्या करना है? इसे यहाँ से कहीं दूर भेज दो, जहाँ से ये तो क्या इसके फरिश्ते भी कभी वापस ना आ पाए। ये बात सुनकर विहान ने अपने आदमियों को इशारा कर दिया। युवराज ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं दादा, ऐसा मत कीजिए। मैं जिसे सुनकर विहान बेदी हंसने लगा। चुप साले, तू इस धरती पर और हम सब पर बोझ है। तेरी वजह से सिया की जिंदगी बर्बाद हो गई है। सिया का नाम सुनते ही युवराज ने विहान बेदी का कॉलर पकड़ लिया। साले, तूने सिया पर अपनी गंदी नजर डाली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या कहा? तू मुझे मारेगा? विहान पूरी तरह से अपने होश खो बैठा और तैश में आकर युवराज को मारने लगा। ले जाओ साले को, विहान ने कहा, और उसके आदमी युवराज को घसीटते हुए वहां से ले गए। युवराज का पूरा चेहरा खून से तर था। विहान की मार खाने के बाद वो बेहोश हो चुका था। वहीं रत्ना देवी और विहान युवराज को जाते हुए देख रहे थे। कितना वेट किया है मैंने इस मोमेंट का। अब सिया सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। ये सोचते हुए विहान की आंखों में हवस दिखाई दे रही थी। एक तरफ विहान पैसों के दम पर सिया को हासिल करने में कामयाब हो चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ बेहोशी की हालत में भी युवराज के मन में अलग अलग तरह की बातें चल रही थी। उसे ये सब एक बुरे सपने जैसा ही लग रहा था। करीब 24 घंटे गुजर जाने के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक अनजान लेकिन शानदार कमरे में पाया। वो हैरानी से आसपास देखने लगा। उसके आसपास दुनिया की हर महंगी चीज रखी थी और जिस बेड पर वो सोया हुआ था वो किसी राजा के बेड से कम नहीं था। ये सब देखकर युवराज हक्का बक्का रह गया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, आखिर ये किसका कमरा है? युवराज ये सोचते हुए कमरे की खिड़की के पास चला गया, लेकिन खिड़की से नीचे देखते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। दरअसल वो बिल्डिंग के 40वें फ्लोर पर खड़ा था। ये मैं कहाँ आ गया? आखिर दादी और इस विहान ने मुझे कहाँ भेज दिया है? कहीं मुझे यहाँ लाकर मारने का प्लान तो नहीं? मुझे यहाँ से निकलना होगा। युवराज ने कमरे से बाहर जाने को कदम बढ़ाए ही थे कि तभी दरवाजे से तकरीबन 45 साल का आदमी अंदर आ गया। आदमी ने कमरे में आते ही कहा, अरे युवराज बेटे, आप उठ गए। ये सुनकर युवराज उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। कौन हो आप? प्लीज पहले इधर आ जाइए, मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। उस आदमी ने जवाब दिया। आदमी के हाव भाव देखकर युवराज को कहीं न कहीं डर भी लग रहा था। आप मुझे मारने आए हो? सच बताओ, किसने भेजा है आपको? विहान बेदी ने ना? आदमी ने समझाते हुए जवाब दिया। नहीं, मैं आपको मारने नहीं आया,
आप तो हमारे मालिक राजेंद्र सिन्हा जिंदल के पोते हैं और मैं आपका नौकर हूँ। दरअसल उस आदमी का नाम विक्टर था, जो सालों से राजेंद्र जिंदल के लिए काम कर रहा था। और राजेंद्र जिंदल आंख बंद करके उस पर भरोसा करते थे। नौकर राजेंद्र सिंह जिंदल, ये क्या बकवास कर रहे हो? साफ साफ बताओ। मेरे साथ कोई खेल खेलने की सोचना भी मत। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप जिंदल परिवार के इकलौते वारिस हैं। अरबों खरबों पैसे, प्रॉपर्टीज के मालिक। आपके दादाजी 25 साल से आपको ढूंढ रहे हैं। हमने आपको पूरी दुनिया में ढूंढ लिया, लेकिन आप मिले भी तो कहाँ? यहीं दिल्ली में। ये कहते हुए विक्टर की आंखों में एक गहरी चमक दिखाई देने लगी। लेकिन युवराज के लिए ये सब पचा पाना बहुत मुश्किल था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। क्या मैं आज तक अपनी जिंदगी के इतने बड़े झूठ के साथ जी रहा था? आखिर कौन हूँ मैं? युवराज जिंदल या युवराज सिंह जिंदल? युवराज के मन में बहुत सारे सवाल बिजली की तरह कौंध गए। वो बार बार अपनी कलाई पर लिखे जे लेटर को देखे जा रहा था। उसकी आंखों के आगे जिंदगी के सारे नए पन्ने खुल चुके थे। कुछ घंटे पहले वो अपनी पत्नी और माँ को बचाने के लिए लड़ रहा था, और अब उसके सामने एक ऐसा आदमी खड़ा था जो उसे जिंदल परिवार का इकलौता वारिस बता रहा था। आखिर क्या था युवराज की जिंदगी का सच? आखिर कौन थे राजेंद्र सिंह जिंदल? क्या युवराज अपनी